सो हेलो एवरीवन, दिस इज आर्यन फ्रॉम आईआईटी पटना। वेलकम टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन 15 मिनट के अंदर रैपिड रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आपको अभी भी डर लगता है इस टॉपिक से, या आप सेकंड बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, या आपको ये चैप्टर रिवाइज करना है, तो सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर अंदर हम पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे भाई, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। पहली चीज, इस वीडियो के साथ साथ मैं तुमको ये पावरफुल और बहुत ही अच्छे शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं, वो कि फ्री ऑफ फ्री, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, वो मैं आपको वीडियो की एंड पे बताने वाला हूं। हम इसी रिवीजन शीट से यहां पर रिवाइज करने वाले हैं। एक एक पार्ट में हम पूरी चीजों को कवर करेंगे और सिर्फ 15 से 20 मिनट के वीडियो में हम पूरा चीज समझ जाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भाई कि हमारी केमिकल रिएक्शन क्या होती है, उसके बेसिक्स को। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? सिंपली अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस, जिसको हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं, वो फॉर्म करते हैं, वो ऐड होते हैं, उनके साथ कुछ ना कुछ उसके अंदर केमिकल चेंजेस होता है। उसके बाद वो एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक या दो या दो से ज्यादा। तो मतलब एक तरीके से आपकी केमिकल रिएक्शन में एक तरफ होता है रिएक्टेंट, जो कि आपके साथ कंबाइन होते हैं, जिनके साथ केमिकल चेंजेस होता है, वो जाकर बनते हैं आपके प्रोडक्ट्स में। ठीक है, जैसे कि आपका ये रिएक्टेंट्स है। रिएक्टेंट्स में मतलब मान लो स्टार्टिंग सब्सटेंसेस, उसके बाद कुछ रिएक्शंस होता है, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब जितने भी एलिमेंट्स हम यूज करेंगे केमिकल रिएक्शंस में, उनके नाम भी लिख सकते हैं, उनको स्केलेटल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। स्केलेटल इक्वेशन बोले तो उनको हम फॉर्मूला से दिखा सकते हैं। और लास्ट में हम अगर इक्वेशन लिख रहे हैं तो वो बैलेंस्ड इक्वेशन, मतलब जितने एटम्स हम इधर ही ले रहे हैं उतने एटम्स हम इधर भी लेने वाले। रिएक्टेंट साइड पे जितने एटम्स है, प्रोडक्ट साइड पे भी उतने एटम्स लेंगे। उसको हम लोग अभी बाद में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ रिएक्शन। एक रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करें कि भैया इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन को होने के बाद एलिमेंट के अंदर 4 चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसको सिंपली हम केमिकल चेंज बोलते हैं। जिसमें से पहला चेंज है चेंज इन कलर, मतलब उस सब्सटेंस में कलर अगर चेंज हो रहा है तो आप कह सकते हो वो केमिकल चेंज है। दूसरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मतलब कि उस सब्सटेंस से कुछ ना कुछ गैस निकल रही है, उस केमिकल रिएक्शन से कुछ ना कुछ गैस निकल रही है, तब आप वहां पर कह सकते हो कि वो एक केमिकल चेंज है। तीसरा, कि टेम्परेचर के अंदर अगर चेंजेस आता है, उन एलिमेंट्स के टेम्परेचर के अंदर चेंजेस आता है, तो आप कह सकते हो कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, वो एक केमिकल चेंज है। चौथा, कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन मतलब कि जो व्हाइट तरह का एक सब्सटेंस होता है, जो कि सोपी सब्सटेंस होता है, अगर उसका फॉर्मेशन कहीं होता है तो आप कह सकते हो कि इसके साथ केमिकल चेंज हुआ है, या यहां पर हमारा एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि भैया केमिकल इक्वेशंस को लिखते कहते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको, केमिकल इक्वेशन को आप वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हो, स्केलेटल इक्वेशन में लिख सकते हो, और बैलेंस्ड इक्वेशन में लिख सकते हो। तो वही चीज अगर वर्ड इक्वेशन की बात कर रहे हो तो यहां पर जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा मैंने यहां पर नाम लिखा है कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स अस जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो यहां पर मैंने सबका वर्ड लिखा हुआ है, तो ये वर्ड इक्वेशन है। उसके बाद यहां पर मैंने जिंक का Zn लिख दिया, मतलब जिंक का केमिकल फार्मूला लिख दिया, सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 केमिकल फार्मूला लिख दिया, जिंक सल्फेट का ZnSO4 केमिकल फार्मूला लिख दिया, हाइड्रोजन का H2 लिख दिया। तो ये एक तरीके से आपकी स्केलेटल इक्वेशन हो गई। उसके बाद जब हम इनके एटम्स को, दोनों साइड के एटम्स को बैलेंस करेंगे तो वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाने वाली है। अब बैलेंस्ड इक्वेशन के पीछे का राज क्या है? बैलेंस्ड इक्वेशन करना क्यों जरूरी है? वो जरूरी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है कि अगर आप रिएक्टेंट साइड पे जितना मास ले रहे हो, उतना ही मास प्रोडक्ट साइड पे भी होना चाहिए। उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग रिएक्शन को हम लोग बैलेंस करते हैं, मास को बैलेंस करने के लिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बैलेंस्ड इक्वेशन के पीछे का सबसे बड़ा राज होने वाला है। नेक्स्ट सेकंड स्लाइड पे चलते हैं। तो सेकंड स्लाइड पे आप पढ़ने वाले हो कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब आपने केमिकल रिएक्शन पढ़ लिया, अब इसके टाइप्स होते हैं कि मेनली 4 तरीके की केमिकल रिएक्शन होती है, जिसमें पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही पता चल रहा है कि यार कोई चीज कंबाइन हो रही। तो मेनली क्या चीज कंबाइन होगी कि रिएक्टेंट्स, 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो फॉर्मूला देख लो कि A प्लस बी, यहां पर 2 रिएक्टेंट्स यूज किए और उसके साथ ए बी बन गया, तो ये एक तरीके से कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि ए बी कंबाइन हो गया। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप 2Mg प्लस O2 गिव्स अस 2MgO। ठीक है, यहां पर आप देखो कि एक रिएक्टेंट ये है, दूसरा रिएक्टेंट है, जब इन दोनों को कंबाइन किया गया तो ये आपस में बन गया है। सेकंड इक्वेशन की बात करें तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि एक पार्टिकल 2 पार्टिकल्स में डिकम्पोज होगा। तो यहां पर डिकम्पोज क्या होगा? रिएक्टेंट्स डिकम्पोज होंगे, और किसमें डिकम्पोज होंगे? वो प्रोडक्ट्स में डिकम्पोज होंगे। तो यहां पर देखो फॉर्मूला, ए भी एक रिएक्टेंट था, वो डिकम्पोज होकर ए और बी में टूट गया, मतलब ए बी टूट के ए और बी बन गया। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन के भी फर्दर 3-4 टाइप्स होते हैं। पैसे पहला कि अगर इसका डिकम्पोजिशन हीट की वजह से हुआ तो ये हो गया थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर इसका डिकम्पोजिशन मतलब इसका जो टूटना है वो लाइट की वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और अगर इसका डिकम्पोजिशन फोटोलिटिक इफेक्ट की वजह से हुआ है, मतलब सनलाइट की वजह से हुआ, या आपने कोई एक्सटर्नल लाइट उस पर डाली है,
तो उसको आप बोलते हो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। जैसे एग्जांपल के लिए आप बात करो CaCO3, जब इसमें हीट डालते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में बनकर आ जाता है। तो ये एक एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। ऐसे ही आपका होमवर्क है, ऐसा आपके लिए टास्क है कि एक एग्जांपल आप इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का दोगे और एक एग्जांपल आप फोटोलिटिक का दोगे। फिर थर्ड इक्वेशन की बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से पता चल रहा है कि यहां पर कुछ चीजें डिस्प्लेस हो रही होंगी। तो क्या होता है कि A प्लस BC, मान लो आपने दो रिएक्टेंट्स लिए हुए हैं, दो रिएक्टेंट्स से यहां पर BC है, तो A ने देखा कि भैया B को हटाना है, तो B को यहां पर हटाकर A खुद C के साथ जुड़ गया। तो आप कह सकते हो कि B को A ने रिप्लेस किया। तो यहां पर एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई है कि डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब किसी ना किसी एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। एग्जांपल के लिए Zn प्लस CuSO4, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, बार बार CBSE आपसे पूछती है कि Zn प्लस CuSO4 करोगे तो यहां पर जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद SO4 के साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को बाहर निकाल देगा। एग्जांपल के लिए देखो, जैसे यहां पर मैंने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन दिया है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर मैंने जिंक की रॉड डाली। क्या होता है कि जिंक बाहर निकलकर कॉपर की जो इस रॉड पे है, इसके सरफेस पे कॉपर के सब्सटेंसेस जुड़ जाते हैं। ठीक है, चौथा बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। जैसे यहां पर सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मतलब एक एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, जैसे कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपका जिंक का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब दो दो एलिमेंट्स डिस्प्लेस करेंगे। तो यहां पर ABCD है, तो यहां पर A के साथ D जुड़ जाएगा और यहां पर B के साथ C जुड़ जाने वाला है। एग्जांपल के लिए आप सबसे बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं Na2SO4 प्लस BaCl2। ये जब रिएक्ट करता है तो BaSO4 SO4 के साथ पहले Na2 था, वो जाकर बेरियम जुड़ जाता है, और यहां पर क्लोराइड के साथ सोडियम, पहले बेरियम था, अब जाके सोडियम जुड़ जाता है। जब इसको बैलेंस करते हैं तो आपको पता चलता है कि यहां से जब केमिकल रिएक्शन होता है तो इसमें एक व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक व्हाइट सोपी सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात रही हमारी चीजों की। फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की बात करें तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में जिन रिएक्शन में प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है उसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। एक तरीके से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन भी एक तरीके से अपनी सब टाइप है। मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन सिंपली ये होता है कि जिस रिएक्शन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा हो, या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा हो। मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन नहीं, यहां पर आप बोलोगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन में अगर आपका गेन ऑफ ऑक्सीजन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज हो रही है तो आप उसको बोल सकते हो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं अगर रिडक्शन रिएक्शन में अगर बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा हो, या यहां पर एडिशन लिखेंगे हम सिंपली कि एडिशन ऑक्सीजन का एडिशन हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है और ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, इन तीनों में से कोई भी एक फिनोमेना होता है तो उसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। मान के चलो मेरे पास एक केमिकल सब्सटेंस था A प्लस BU। बीओ यहां पर क्या है, बेरियम ऑक्साइड। बीओ मतलब मान लो बी का ऑक्साइड है। ठीक है, जब बी हटकर ए यहां जुड़ जाता है और ए हो जाता है तो आप ये कह सकते हो कि भैया यहां पर एक तरीके से आपकी ये एक तरीके से एग्जांपल है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। ठीक है, जैसे कि आप मैंने सिंपली यहां पर एग्जांपल दे रखा है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको तब हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल में कॉपर ऑक्साइड मैंने यहां पर ले रखा है, जब इसको हाइड्रोजन के साथ हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर के साथ जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था वो हट के हाइड्रोजन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ के पानी बना देता है। तो आप सिंपली यहां पर ये कह सकते हो कि यहां पर कॉपर ऑक्साइड, जो कॉपर ऑक्साइड के संदर्भ का कॉपर था, ऑक्सीजन था, तो यहां से ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। जहां ऑक्सीजन का रिमूवल होता है तो मतलब यहां पर आप कह सकते हो रिडक्शन हुआ है। और यहां पर देखो, जब कॉपर ऑक्साइड के साथ हाइड्रोजन के साथ जुड़ गया तो यहां पर एक तरीके से हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है जी, ये रिमेंबर करो, एक चीज पॉइंट याद करने वाली बात यह है कि ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज OIL। आप याद करने का तरीका है ये, ऑक्सीडेशन इज लॉस और रिडक्शन इज RIG, मतलब रिडक्शन इज गेन। तो ये याद करने का एक सिंपली ट्रिक था। नेक्स्ट अगर बात करें तो इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, CBSE बार बार क्वेश्चन पूछता है कि भैया ऑक्सीडेशन आपने बता दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, बट इनका डेली लाइफ में क्या यूज होता है। तो डेली लाइफ में देखो मेनली दो चीजें की यूज होता है, एक होता है कोरोजन, एक होता है रेंसिडिटी। कोरोजन बोले तो कि जैसे कि आपके जो मेटल्स होते हैं वो मेटल्स पे जब ऑक्सीजन जाकर जुड़ता है तो धीरे धीरे रस्ट फॉर्म होता है। तो यहां पर देखो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल बाय रिएक्शन विद सब्सटेंसेस लाइक एयर एंड मॉइस्चर। जब एयर और मॉइस्चर जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है वो जाकर जब उनसे रिएक्ट करता है तो धीरे धीरे उसका ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन होता है, धीरे धीरे रस्ट फॉर्म होता है। अगर आयरन की बात कर रहे हैं तो जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो यहां पर आपने कोर आयरन लिया F4Fe प्लस, इसको जब आपने ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और हल्का पानी भी ऐड होता है तो आपका ये रस्ट का फॉर्मेशन होता है और धीरे धीरे आयरन में जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, रस्ट लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है,
वैसे ही रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी में घर में आपके जितने भी ऑयल्स यूज होते हैं, जितने भी फैट्स यूज होते हैं, जब उनके साथ ऑक्सीजन का एडिशन होता है, जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो वो एक फॉल्स स्मेल क्रिएट करते हैं, एक बहुत ही गंदी सी बदबू क्रिएट करते हैं और उससे हमारा जो खाना होता है, जो खाने की चीजें होती है वो खराब हो जाती है। उसको सिंपली हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो यहां पर कह सकते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ ऑयल्स, मतलब स्पॉइल हो जाता है ऑयल्स और फैट्स की ऑक्सीडेशन की वजह से, विच कॉजेज अ बैड स्मेल एंड टेस्ट, मतलब वो बैड स्मेल कॉज करती है, टेस्ट बैड कॉज करती है। तो सिंपली एग्जांपल मान चलो बटर है, कुकिंग ऑयल से बनी हुई कोई भी चीजों को आप घर में डाल दो, अगर उसको बाहर छोड़ दोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये दिखेगा कि भैया उसके अंदर धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होता है और रेंसिडिटी होने के बाद उसमें गंदी स्मेल आने लगती है और वो खाना खराब हो जाता है सिंपली। अब इन दोनों के प्रिवेंशन मेथड्स भी बार बार सीबीएसई पूछती है। तो अगर आपको कोरोजन से चीजों को बचाना है तो सबसे पहले या तो आप उस पर पेंट कर सकते हैं, या तो उस पर आप ऑयलिंग कर सकते हैं, या तो आप उस पर ग्रीजिंग कर सकते हैं। तीसरा है कि आप उस पर गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं। गैल्वेनाइजेशन मतलब कि जिंक से आप किसी भी तरीके से अगर आप उस सरफेस को जिंक से कोट कर देते हैं। तो मैंने एक एग्जांपल आपको पहले ही स्लाइड में दिया था कि जैसे ही आप जिंक पे कोई सरफेस पे, वहां पर कॉपर सरफेस पर आपने जिंक का सरफेस ऐड किया था, जैसे मानकर चलो ये रहा, यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो मैंने देखा था कि यहां पर जिंक की लाइट थी, जिंक की कॉपर रॉड पर धीरे धीरे जाकर आप पर यहां पर सरफेस पर ऐड हो गया। तो ये एक तरीके से जब कॉपर की कोटिंग हम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या कि ये एक गैल्वेनाइजेशन होने वाला है। ठीक है। वहीं अगर प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी की बात करें तो रेंसिडिटी को कैसे बचा सकते हैं कि भैया जो आपका खाना है वो एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करो जिसमें हवा पानी ना जा पाए। दूसरा चीज आप उसको रेफ्रिजरेशन करो, मतलब उसको फ्रिज में रखो। तीसरा चीज कि आप एडिशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट बहुत सारे होते हैं, आप उनका यूज करो, उसके अंदर उसको डालो, या फिर आप नाइट्रोजन के साथ भी फ्लश कर सकते हो। मतलब बहुत सारे जो चिप्स के पैकेट होते हैं आपने देखा होगा उनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रोजन भरी हुई आती है, वो पैकेट फुले होते हैं। इसका मतलब वो है कि उसको सिंपली रेंसिडिटी से बचाया गया है। ठीक है। लास्ट में अगर आप प्रिवेंशन ऑफ करोजन में एलोइंग मतलब इस मेटल के साथ आप कोर मेटल ना यूज करके उसके साथ मेटल का मिक्सचर यूज करो, मिक्सचर को उस कोर वाले मेटल को किसी और चीज से आप ऐड करो उसमें। ठीक है। फिर हम लोग लास्ट इक्वेशन पर आते हैं कि भैया लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपके इस चैप्टर का वो होता है बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस। तो अगर बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस की देखें तो हमको सिंपली 4-5 स्टेप्स होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला सही लिखने। एक भी इक्वेशन अगर आप लिख रहे हो, रिएक्शन आप लिख रहे हो, तो उसके फॉर्मूला जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके फॉर्मूला सही लिखो। उसके बाद बैलेंस करो, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करो, एक एक एटम को पकड़ो, एक एक एटम को पकड़ने के बाद उसको बैलेंस करो। उसके बाद चेक एटम्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के एटम्स को चेक करो क्या वो बैलेंस्ड है, क्या जितने एटम्स इस रिएक्टेंट साइड पे उतने एटम्स प्रोडक्ट साइड पे है, तब आप कह सकते हो कि वो आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन है। और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जैसे कि आप अगर देखोगे ध्यान से तो मैं पहला एग्जांपल लेता हूं Fe+H2 गिव्स ऑफ Fe3O4। अगर मैं Fe की बात करूं, मैं आयरन एटम्स की बात करूं, तो आयरन एटम इधर इस साइड 1 है, इधर साइड 3 है, तो हमें 3 बनाने के लिए यहां पर हमें 3 ऐड करना पड़ेगा। तो आप देखोगे आयरन के एटम 3 यहां पर भी है, 3 यहां पर भी है। अब हम आते हैं हाइड्रोजन के एटम्स में, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, यहां पर हाइड्रोजन के 2 एटम्स है, तो हाइड्रोजन वाले एटम्स बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो यहां पर ऑक्सीजन का 1 एटम है, यहां पर ऑक्सीजन का 4 एटम है, 4 एटम्स यहां बनाने के लिए हमने 4 ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन के एटम्स तो बैलेंस हो गए। लेकिन हाइड्रोजन का एटम यहां देखोगे तो कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन के एटम हो गए, और इधर कितने हैं, 2 ही हाइड्रोजन एटम है। तो सिंपली हम यहां पर 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 8 हाइड्रोजन के एटम्स हो जाएंगे। तो आप यहां पर देखोगे Fe के एटम्स भी बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन के एटम्स भी बैलेंस हो गए, ऑक्सीजन के भी एटम्स बैलेंस हो गए। बाकी ये 3-4 जो क्वेश्चंस है, 3-4 तो आपके होमवर्क है, यहां पर जरूर एक बार आप कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर इस चैप्टर के आपको नोट चाहिए, इस चैप्टर के पीडीएफ चाहिए, और इस चैप्टर का जो स्लाइड मैंने चीट शीट बनाया था वो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर आपको सारी चीजें मिल जाने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, और ऐसे ही हम रैपिड रिवीजन जरूर करेंगे।